हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम मेमोरी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज और उनके सेलिएंट फीचर्स जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनको समराइज्ड करेंगे। यहाँ पे आपका जो ये मेमोरी क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, ये अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या आप सब्जेक्टिव पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ सकता है, एज वेल एज इसके हर स्टेटमेंट पे आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनता है जो कि जनरली दो मेमोरी के कंपैरिजन में बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पूरी इस समराइज मैनर में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं आपको इनकी हेडलाइंस और उससे रिलेटेड जितने भी सेलिएंट फीचर्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। आप उनको लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो हम अगर डिस्कशन करना शुरू करें कि मेमोरी को हम दो सब सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैन बी प्राइमरी मेमोरी, जिसे सिस्टम मेमोरी भी बोला जाता है, और सेकंड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो सिस्टम मेमोरी होगी उसको फिर हम रैम और रोम में क्लासिफाई करते हैं। और इस प्राइमरी मेमोरी का जो सेलिएंट फीचर ये रहेगा कि ये आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है दैट शुड बी वेरी हाई। लेकिन सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होने की वजह से जो हमारा एड्रेस बस की लाइन का जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसकी वजह से ये स्मॉल इन साइज कंपेयर टू सेकेंडरी। ओके, स्मॉल इन साइज रहता है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट रहता है। आप इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन की मेमोरी डेटा को आप रीड और राइट कर सकते हैं बिना पीछे की प्रीवियस सेक्शन को आप डिस्टर्ब किए हुए। तो प्राइमरी मेमोरी के ये आपके सेलिएंट फीचर्स हो गए। सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी जो है वो आप अपने सिस्टम के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को या उसकी जो आपका वेरी लार्ज साइज़ का जो इन्फॉर्मेशन है जिसे आप बैकअप के लिए स्टोर करना चाहते हैं उस पर्पज़ से काम में आती है। इसे आप बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। ये जो मेमोरी है इट हैज़ नो साइज़ लिमिटेशन। आप कितनी भी साइज़ का हार्ड डिस्क ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ये सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और बिकॉज इसमें डेटा आने से पहले ये आपका सिस्टम मेमोरी से स्टोर होके आता है तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी इट हैज़ अ स्लो स्पीड एंड इट हैज़ लो कॉस्ट बट इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है कि आप अगर उसमें एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो पावर सप्लाई के साथ इसके इरेज होने का या इसका जो भी है रिमूव हो जाने के चांसेस नहीं है। जबकि जो हमारी प्राइमरी या सिस्टम मेमोरी है उसमें आप ऑनगोइंग प्रोसेस जो था उसको अगर आपने सेव नहीं किया है तो उसका नेचर वॉलेटाइल है और वो इरेज भी हो सकता है, वो रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले अगर हम प्राइमरी मेमोरी के मेन सब पार्ट्स डिस्कस करें तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं रोम में और रैम में। रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है उसमें आप केवल रीड कर सकते हैं, इसमें आप वो प्रोग्राम्स और वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो यूज़र के लिए चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये आप केवल इससे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम काम करेगा। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इट ऑन अ फ्रिक्वेंट बेसिस। आप उसको फ्रिक्वेंटली इसके फीचर्स को आप चेंज नहीं करते हैं और इसमें केवल रीड का, अगर इसकी मेमोरी का आप लोगो देखेंगे तो केवल रीड का आपके पास ऑप्शन होगा। वहीं पे सेकंड जो टाइप आता है प्राइमरी मेमोरी का दैट इज रैम। ठीक है, इसको रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि रोम भी रैंडम एक्सेस होती है लेकिन आपका जो रैम है ये बेसिकली रीड राइट मेमोरी है। लेकिन आपका एक पॉपुलर जो नेम है वो डेवलप हो गया था इसके लिए, तो आप इसको भी रैम बोल रहे हैं। और रैम जो है उसके साथ सेलिएंट फीचर जो स्पेसिफिकेशन ये आएगा कि यू कैन रीड एंड राइट इन दिस मेमोरी लोकेशन। ठीक,
रैम और रोम को आगे हम और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। रैम कैन बी क्लासिफाइड एज डायनामिक एंड स्टैटिक एंड रोम कैन बी क्लासिफाइड एज अ परमानेंट एंड इरेजेबल। ये हम अभी आके इसको डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये बताएं कि सेकेंडरी जो स्टोरेज था, प्राइमरी को हमने बताया सिस्टम के साथ है, वो रैम और रोम में क्लासीफाई हो सकती है, और जो सेकेंडरी है उसमें आप अपना बैकअप इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसको भी आप सेकेंड दो डिवीज़न में सब डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में सब डिवाइड कर सकते हैं, सेमी रैंडम एक्सेस और सीरियल एक्सेस। सेमी रैंडम एक्सेस का मतलब है कि आप किसी पोर्शन तक को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क जो उसका एग्जांपल है। और सीरियल एक्सेस में ये है कि अगर आपको लास्ट या मिड सेक्शन के मेमोरी लोकेशन को रीड करना है तो आपको उसके आगे के सारे डेटा को पास ऑन करते हुए उस डेटा को पढ़ना होगा। उसका एग्जांपल आपका मैग्नेटिक टेप आता है, ठीक है। इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और उस लिमिटेशन को हमने सेमी रैंडम एक्सेस में ओवरकम किया था। तो ये तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसका इतना ही डिस्कशन जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। जो मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कंटेंट्स जो अपने साथ कैरी करता है दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी। उसमें हम पहले रोम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रोम को हमने बोला रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिख दी गई है उसे आप रीड करेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है ये दो तरह से आप लिख सकते हैं, आइदर इट कैन बी रिटन इन अ परमानेंट मैनर और इट कैन बी रिटन इन अ इरेजेबल मैनर। परमानेंट मैनर में अगर आपने लिख दी है तो इसका मतलब ये कि एक बार अगर रोम में आपने डेटा डाल दिया तो वो ऑल्टर नहीं हो सकता। उसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है मास्क्ड रोम, एक है पी रोम। मास्क्ड रोम मतलब ये परमानेंटली मास्क कर दिया गया है, जो भी पैटर्न था आपके पास एक बिट एक पूरा का पूरा एक जिसे आप बोलते हैं कि इंटैक्ट मेमोरी चिप होता है और उसमें एक बिट पैटर्न मास्क कर दिया जाता है। ये जब आप मास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये काम आता है और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से ये मास्क जो है मास्किंग की जाती है फॉर मास प्रोडक्शन। और एक बार इसको कर दिया गया उसके बाद यूज़र उसे चेंज नहीं कर सकता है और उसके साथ साथ ये प्रोसेस जो है वो एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन पी रोम जो है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम जो है वो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूज़र डिफाइंड है। इसमें भी आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो मास्किंग करेगा, लेकिन मास्किंग आप जो है उसे जो रिक्वायरमेंट बताएंगे उसके हिसाब से हो सकती है, ये मास स्केल पे नहीं की जाएगी। और अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं या आपके पास इसका सेटअप है तो ये जो पी रोम है इसको आप भी प्रोग्रामिंग करके इसकी मास्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये एक बार अगर आपने मास्किंग कर दी तो ये परमानेंट इन नेचर हो जाएगा और इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इरेज करके आप इस पर रीराइट नहीं कर सकते। रोम का या पी रोम का एक आप एग्जाम्पल देखिए, इससे आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे कि रोम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आप एक पूरा का पूरा एक सेटअप ले रहे हैं, उसमें आपने मान लीजिए कि ये 8 लोकेशन का रोम पी रोम है, ठीक है। इसमें 8 वर्ड्स आप स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे जो आउटपुट लाइन्स हैं वो ये बता रही है कि कितनी बिट्स को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है प्रोग्रामेबल रोम का, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम में आपके पास ये पूरा एक पैटर्न होता है और ये आपका सप्लाई वोल्टेज और इसके बीच में हर एड्रेस लाइन्स पे मान लीजिए ये आपका 000 एड्रेस लाइन है, 000 और ये 111। हर एड्रेस लाइन पे आपका इनको कनेक्टिंग आपने मान लीजिए इस केस में पीएन जंक्शन है, ठीक। जहाँ पे पीएन जंक्शन आपका इंटैक्ट है वहाँ पे ये लाइन जब भी सप्लाई से कनेक्ट होगी तो ये जंक्शन जो है आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा, करंट फ्लो होगी और आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, उसे आप 1 बिट की तरह ट्रीट करेंगे। और जहाँ पे आपने इस पीएन जंक्शन को बर्न कर दिया है, इस कनेक्शन को आपने वाइप आउट कर दिया है, वहाँ पे नो करंट फ्लो एंड देयर विल बी 0। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें, ये आपको एक ऐसा पूरा का पूरा पैटर्न दिया गया था जिसमें ओरिजिनली सभी प्लेसेस पे पीएन जंक्शंस थे। जहाँ जहाँ पे आपको 0 चाहिए था आपने उस जो कनेक्टिंग पॉइंट था उसके पीएन जंक्शन को बर्न कर दिया मास्किंग के थ्रू। तो
अब इस लोकेशन पे क्या डेटा रह गया, ये भी करंट फ्लो करेगा, ये भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ कोई करंट नहीं आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। इस लोकेशन पे आउटपुट क्या होगा, 1 1 0 1। इस लोकेशन पे आउटपुट आएगा 0 1 0 0। तो इस तरीके से with help of burning these connecting points, these junctions, you can write any pattern, any memory data in this available memory chip। तो अगर आपने मास्क रोम है तो ये जो मास्किंग है वो मैन्युफैक्चरर करता है, और जनरली आपकी जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं या जब मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो प्रोग्राम जो है वो मैन्युफैक्चरर पहले डिसाइड कर लेता है और मास स्केल पे इन चिप्स की परमानेंट मास्किंग कर दी जाती है। ये इंस्ट्रक्शन, ये डेटा उसमें फीड हो जाता है। जैसे कि आप अपने किसी भी ऑटोमेटिक एग्जाम्पल लेते हैं, वॉशिंग मशीन जो होगी तो उसमें आपको मास्क रोम जो है वो आपको मिल जाएगी और आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। प्रोग्रामेबल रोम जो है उसमें आपके नाइक्रोम या पॉली सिलिकॉन वायर्स होते हैं और इसमें यूज़र के पास एक फैसिलिटी है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी मास्किंग करवा सके, लेकिन उस केस में भी ये जो है होगी ये परमानेंट ही आपकी। आपने एक बार ये जो कनेक्शन पॉइंट्स अगर आपने बर्न कर दिए और इसको अगर आपने डिफाइन कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने इरेजेबल रोम डेवलप की। इरेजेबल रोम में आप जो है एक बार जो आपने पैटर्न लिख दिया, उस पैटर्न में अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो है एरर आ गया है या ये पैटर्न को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको इरेज करके रीराइट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहला पैटर्न हमने डेवलप किया था दैट वाज EEPROM, ठीक है। इसमें आपको इरेजेबल प्रॉम आप उसको बोलेंगे और इसका जो आप इसकी जब प्रोग्रामिंग करेंगे या इसको इलेक्ट्रिकल प्रॉम भी बोलेंगे आप, इसमें जब आप इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोवाइड करके और आपके जो FET गेट्स रहते हैं उनको चार्ज करके इंफॉर्मेशन लिखते हैं। बर्निंग नहीं होगी, परमानेंट मास्किंग और बर्निंग नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के थ्रू आप उसमें डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक बार उसको लिख दिया और लिखने के बाद आपको लगता है, प्रोग्राम लिखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुझे चेंज करना है, तो आप उसको उस ब्लॉक को निकाल के और मेमोरी ब्लॉक को निकाल के अल्ट्रावायलेट लाइट में आप उसको जब एक्सपोज करते हैं तो सारा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखा था वो इरेज भी हो जाता है। तो ये जनरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। जैसे कि आपने ये जो मास्किंग की, ये मास्किंग परमानेंट है। इस परमानेंट मास्किंग से पहले हम 2-3 अपने अटेम्प्ट जो है वो ट्राई करते हैं कि क्या ये फीचर्स डालें, क्या ये फीचर्स डालें। तो उस ड्यूरेशन के लिए आप EEPROM काम में लेते हैं। ये आप इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड एंड इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड एज वेल एज इरेजेबल EEPROM है ये, और आपने ऑल्टर कर लिया। लेकिन इसके साथ ये है कि आप जब भी इसे इरेज करना चाहते हैं आपको चिप को निकालना होगा। पूरी की पूरी चिप एक साथ इरेज होगी जो 10 से 20 मिनट ले सकती है। तो इस चीज़ को या पूरी चीज जो आपकी चिप है, आप चाह रहे थे कि केवल अपने प्रोग्राम की अपना जो कंट्रोल कमांड है उसकी केवल 2 लाइन चेंज करें, लेकिन आपको पूरी की पूरी चिप को इरेज करना पड़ेगा। उस लिमिटेशन को हमने दूर किया और हमने बनाया EEPROM, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम, ठीक है। आप इसका जो इरेजिंग करेंगे वो आप अल्ट्रावायलेट लाइट से ना करके आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आप इसको इरेज कर सकते हैं और आप इसमें रजिस्टर लेवल पे सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल मेमोरी लोकेशन को भी इरेज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो, और इसमें भी पूरा चिप पूरा का पूरा ब्लॉक इरेज का भी ऑप्शन है। पूरी की पूरी चिप को भी आप एक सिंगल कमांड से इरेज कर सकते हैं जो जनरली मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से EEPROM का एक और टाइप है जिसे हम फ्लैश टाइप मेमोरी बोलते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्लॉक मोड में इरेज करना चाहते हैं या कंप्लीट चिप को इरेज करना चाहते हैं। इसके साथ जो स्पेसिफिकेशन है कि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग जो पावर है वो बहुत कम है, 1.8 वोल्ट पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी आपकी प्रोग्रामिंग आपके अवेलेबल है। तो ये लो पावर EEPROM है that has an option for block and complete chip
इरेजिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रोम हुआ। ठीक, आई थिंक कि अब आप विजुलाइज कर पाएंगे कि रोम क्या है और क्यों नहीं हम रोम को फ्रिक्वेंटली चेंज कर पाते हैं। उसके बाद हम आते हैं हम रैम में। ठीक है, रैम इज बेसिकली रीड राइट मेमोरी। उसको फिर हमने दो सब टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक रैम को अगर डिस्कस करें तो स्टैटिक रैम की जो बेसिक यूनिट है वो फ्लिप फ्लॉप है, जो अभी हम मेमोरी को जो अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं। और ये जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो एक सिंगल सेल आप जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर्स, 6 ट्रांजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक सेल बनाता है। तो उस वजह से इसका जो स्पेस कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और आप इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत लार्ज स्केल में आप इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। स्टैटिक रैम में जो बिट स्टोर की जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी वो वोल्टेज की फॉर्म में होगा। प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज इज 1, एब्सेंस ऑफ वोल्टेज या 0 वोल्टेज या -1 वोल्टेज को आप 0 की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि इसका एक सेल का साइज जो है वो थोड़ा स्पेस जो है वो कंपैरिजन में डायनामिक सेल के थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये लो डेंसिटी की मेमोरी कैपेसिटी बना पाती है। लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत हाई है, बिकॉज इसमें आपका कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमिना नहीं हो रहा है और ये एक्सपेंसिव भी है, एज वेल एज इसकी जो लिमिटेशन है वो स्मॉल साइज तक ही आप इसको बना पाएंगे। अगर आप लार्ज साइज की मेमोरी चिप बनाना चाह रहे हैं तो आपको स्टैटिक रैम के लिए ऑप्शन को रीथिंक करना पड़ेगा। ये जनरली 8 किलो 16 किलो बाइट की जो मेमोरी कैपेसिटी है वहाँ तक आप स्टैटिक रैम बना पाते हैं। उसी के साथ साथ दूसरा जो रैम का टाइप है दैट इज डायनामिक रैम। डायनामिक रैम की जो बेसिक यूनिट होती है उसमें आपका जो आपने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ी थी, मॉस और CMOS जो पढ़े थे, वो आपका एक बेसिक सेल बनाता है। एक मॉस गेट होगा, उसके साथ कैपेसिटर्स होंगे और वो आपकी एक सेल बनाएगा। क्योंकि एक गेट से वेरी स्मॉल साइज में आप अपना एक मेमोरी सेल बना पाते हैं, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, ये डेंसिटी बहुत हाई पॉसिबल हो सकती है। और इसमें जो बिट स्टोर की जाती है वो चार्ज की फॉर्म में बिट स्टोर की जाती है। इफ योर कैपेसिटर इज चार्ज्ड यू विल ट्रीट इट एज अ 1, और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो आप उसे 0 की तरह ट्रीट करेंगे। और क्योंकि इसका बेसिक यूनिट CMOS ट्रांजिस्टर है तो आपका जैसे हमारे जो CMOS की जो स्पेसिफिकेशंस थी कि बहुत कम पावर कंजम्पशन के साथ काम करते हैं, तो दे ऑल्सो हैव लो पावर कंजम्पशन डायनामिक रैम। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में लो कॉस्ट एलिमेंट है। लेकिन इसमें क्योंकि आपको चार्ज की फॉर्म में आपको डेटा को स्टोर करना है तो आपको रिपीटेडली रिफ्रेशिंग सर्किट जो है उससे रिफ्रेशिंग सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट ना हो जाए। और ये जनरली हाई कैपेसिटी लार्ज कैपेसिटी की मेमोरी चिप के लिए ही फैब्रिकेट की जाती है। अगर आपको 16K या 8K से ज़्यादा की रैम बनानी है तब ही आप डायनामिक रैम की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारी समरी हो गई है विथ हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी। और इसमें आप अपना सब्जेक्टिव रिप्लाई भी जो है वो भी तैयार कर सकते हैं, एज वेल एज इस पे स्टेटमेंट वाइज आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। आई होप कि मेमोरी से रिलेटेड जितना भी टाइप ऑफ डिस्कशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट अपने वीडियो से हम 8085 का आर्किटेक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।